हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास होने वाली है ऑन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बहुत टाइम बाद बहुत ही हाई डिमांड पे ये टॉपिक आ रहा है। तो क्या है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सभी लोग पहले तो चार्ट कलम में भी ये बता दीजिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, आप बिगनर हैं या पहले से नॉलेज जानते हैं, येस और नो। नॉलेज है पहले से, नहीं है, यस नो यस नो। एक बार प्लीज बता दीजिए, लेट अस नो आवर ऑडियंस की आप लोग क्या जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कितना जानते हैं। क्योंकि आज की क्लास बिगनर्स और एडवांस दोनों के लिए है। कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक देखते हैं जो एडवांस वर्जन है, कि नहीं हम बिगनर हैं, हमें नहीं पता, हमें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। सो यस, आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी कंसल्टेंसीज कर सकते हैं। अगर आप जो है हेल्थ इश्यूज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं किसी की कुंडली से, एक बर्थ चार्ट भी हमारे लाइफ के हेल्थ सीक्रेट रिवील करता है। और यही हम जानने वाले हैं आज की क्लास में, कैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, कैसे आपका बर्थ चार्ट यानी कि आपकी कुंडली आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में, बीमारियां, आपकी सर्जरीज, इन सारी चीजों को बता सकती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं विद आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर क्षितिज दवे सर। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। और अभी भी आपके किसी के मैसेज आ रहे हैं। यस प्रीति जी, बेसिक नॉलेज है। पूनम जी कह रहे हैं बिगिनर्स है। तो यस, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी ऑडियंस है वो एस्ट्रोलॉजी से कितना जुड़ी है। और थोड़ा बहुत भी अगर एस्ट्रोलॉजी पता है, थोड़ा बहुत भी, नॉट मेजर, बेसिक भी पता है, तो यस, बेसिक एंड बिगिनर्स दोनों के लिए ही ये आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रह सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसके बारे में आज चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एज एन ये टॉपिक कैसे ये आया, या इसको एस्ट्रोलॉजी द्वारा किसी के मेडिकल कंडीशन को देखना क्यों अर्जेंसी है, या क्यों आज के डेट में इट इज नेसेसरी। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर अपना काम करते हैं, दवाई अपना काम करते हैं, बट देर आर प्लैनेट्स, देर आर इंडिविजुअल प्लैनेट्स, देर आर इंडिविजुअल हाउसेस जो किसी व्यक्ति को बीमार, कम बीमार, ज्यादा बीमार, या एकदम सीरियस किसी गिवन पर्टिकुलर डे से बना सकती है। नॉट ओनली प्लैनेट्स, नक्षत्र भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बन जाता है, एक ब्रांच बन जाता है, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी के सूत्र के द्वारा, यानी कि ज्योतिष के प्रिंसिपल्स के द्वारा, हम किसी जातक के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। ऐसे माना जाता है कि हमारे शरीर में 300 रोग, 300 से ज्यादा रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में 300 से ज्यादा, एक स्वस्थ शरीर में भी कुछ रोग हो सकता है। कुछ रोग वेरी टेम्पररी, कुछ रोग एकदम जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं ना, एक वर्ड होता है नाखून में भी, मैं एकदम हेल्दी हूं, नाखून में भी रोग नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं नाखून में एक रोग हो सकता है ना, ये वर्ड आया होगा कहीं से। तो आज के डेट में हम इतना फास्ट लाइफ में जी रहे हैं जहां पर हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने का या तो टाइम नहीं मिल रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम नहीं मिल रहा, या हमारी लाइफस्टाइल आज जो फास्ट हो गई है, हर तरीके से आचार विचार विहार, हर तरीके से जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, जहां पर हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर भी हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम हमें स्वास्थ्य को, ग्रहों की, जब मैं ग्रह कहता हूं तो इंडिविजुअल प्लैनेट, नक्षत्र, राशि सब कुछ आ जाता है उसमें, ग्रहों के द्वारा थोड़ा बहुत तो जाने। नो डाउट, बीमार व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से इलाज कराना ही जरूरी है। कोई आयुर्वेदिक से कराएगा, कोई एलोपैथी से कराएगा, कोई होम्योपैथी से कराएगा। बट क्या आपको मालूम है, अगर इंडिविजुअल चार्ट में ये भी इंडिकेशन देता है कि किसी जातक को कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा सूट करेगी। किसी इंडिविजुअल को कई बार होता है ना कि जैसे मान के चलो, यहाँ पे वीरेंद्र जी मुझे यहाँ पे दिख रहे स्क्रीन पर, तो मान के चलो वीरेंद्र जी, भगवान ना करे, लेकिन वीरेंद्र जी को आयुर्वेदिक ज्यादा सूट करता हो, सेम बीमारी के लिए मुझे होम्योपैथी सूट कर जाए। तो कभी ये होता है ना कि कोई लोग बोलते हैं जिनको जो ट्रीटमेंट सूट हो जाता है, तो बोलते हैं ये ट्रीटमेंट आप करो।
बट वो जब दूसरा व्यक्ति वही ट्रीटमेंट लेता है तो शायद वो सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? शरीर वैसा ही है, रोग वैसा ही है, सेम दवाई ले रहे हैं, एज पैटर्न भी सब कुछ सेम होने के बावजूद भी देर आर एन नंबर ऑफ रीजन। उसमें से एक रीजन आ सकता है कि आपके ग्रह या आपकी कुंडली के अनुसार शायद ये ट्रीटमेंट आपको सही नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि जातक बीमार पड़ेगा कि नहीं बीमार पड़ेगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि जातक जातक बीमार पड़ेगा तो रिकवरी होगा नहीं होगा, लंबे समय की बीमारी आएगी, ये तो बहुत उसमें जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी विथ प्लानिटरी रेमेडीज के साथ साथ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा पता लग सकता है। मेरी कुंडली में जस्ट एन एग्जांपल, उतना रिजिड नहीं बजाना अभी, लेकिन मेरी कुंडली में मान के चलो शनि अच्छा हो या पीड़ित भी हो तो मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में नहीं जाऊंगा। क्यों? बिकॉज होम्योपैथी में थोड़ा बहुत एल्कोहल कंटेंट हो सकता है जिसके कारण मेरा शनि खराब हो सकता है। या फिर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, बट ये भी हो सकता है कि मुझे होम्योपैथी ट्रीटमेंट सूट ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न्स प्लेसमेंट इन माय हॉरोस्कोप। आयुर्वेदिक को वैसे भी हम बोलते हैं स्लो ट्रीटमेंट है, लेकिन वेरी गुड ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक एकदम यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है। एलोपैथी किसी को एलर्जी होती है, हमने बहुत रेयर केस में सुना होगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की एलर्जी हुई है, लेकिन होम्योपैथी और एलोपैथी में एलर्जी आ सकता है राहु के कारण। होम्योपैथी एलोपैथी राहु, होम्योपैथी में जैसे मैंने कहा एल्कोहल कंटेंट, एलोपैथी में केमिकल कंटेंट, और ये सब राहु का कारक बन सकता है। तो हो सकता है राहु के कारण भी किसी को कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सूट ना करे। सो अगेन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो शास्त्र नहीं है जहां पर सिर्फ हम एक कुंडली के माध्यम से, सिर्फ कुंडली के माध्यम से हम ये देखें कि कोई जातक बीमार पड़ेगा, कितना बीमार पड़ेगा, रिकवर होगा नहीं होगा। बट हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मदद के द्वारा हम डेफिनेटली ये भी जान सकते हैं कि जातक को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी सूट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सो लेट स्टार्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शेयर माई स्लाइड। तो बिफोर स्टार्टिंग एक बात तो है, उतना तो नक्की हो गया है, उतना तो तय है, हम कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से बीमार पड़ते हैं। छोटी बीमारी बड़ी बीमारी, भगवान ना करे किसी को भी बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन छोटी बीमारी छोड़, थोड़ा बहुत तो सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट है, वायरल है, सब कुछ है, लेकिन कोई स्पेसिफिक व्यक्ति को ही ज्यादा रेगुलर होता है? घर में अगर मेरे मेरे घर में 5 लोग हैं और क्लाइमेट खराब है तो मैं पांचों के 5 लोग बीमार होने चाहिए। या वायरल चल रहा है तो 5 के 5 हो सकता है, बट यूजुअली 5 में से सिर्फ 2 बीमार पड़ रहे हैं, 3 स्वस्थ है, या 3 सही है और 2 स्वस्थ, 2 बीमार पड़ रहे हैं, या 3 बीमार पड़ रहे हैं 2 स्वस्थ है। या ओवरऑल, नॉट ओनली घर, ओवरऑल सोसाइटी में भी देखें तो ऐसा क्यों हो सकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिटरी सिस्टम्स, उस समय की दशा, अलाइनमेंट, गोचर, ये सब कुछ हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा देख सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है। देर आर फ्यू पीपल यहां पर हो सकते हैं जो एकदम बेसिक में हो या एकदम बिगिनर हो। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? तो एस्ट्रोलॉजी का एक सिंपल डिफिनेशन संस्कृत के माध्यम से अगर देखा जाए, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र। ज्योतिष वो शास्त्र है जहां सूर्य आदि ग्रहों को, यहां पे जब हम सूर्य आदि ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य से लेके केतु वाले ग्रह प्लस नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र है, प्लस 12 राशि, प्लस जो हमारी कुंडली के 12 भाव है, ये सब कुछ उसके अंदर आ गया। उसको जब हम जान लेते हैं, उसका बोध हम लेते हैं, उसको हम स्पेसिफिक उसकी स्टडी करते हैं, तब हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेकर हम क्या करते हैं? ह्यूमन माइंड है, क्यूरियोसिटी है, हमारे साथ आगे कल क्या होगा। आज तो भले हम चर्चा करेंगे मेडिकल पे, लेकिन फिर भी हम आगे कल की चिंता करते हैं ना, कि कल पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा,
बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, शादी होगी नहीं होगी, संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, और बाद में लास्ट में हम सोचते हैं स्वास्थ्य सही होगा कि नहीं होगा। लॉजिकली हम अगर हमारे एज के हिसाब से जाए तो वो सही बात है, एक पर्टिकुलर एज के बाद हम स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के डेट में ऑल्दो मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन आज के डेट में जब हम फाइनेंशियल चिंता करते हैं, आज के डेट में हम हमारी पारिवारिक चिंता करते हैं, प्रोफेशनल चिंता करते हैं, तो साथ साथ मेडिकल या हेल्थ वाइज भी चिंता करना या हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ इज, आज के डेट में 35 के एज में भी हार्ट अटैक आता है। पहले के जमाने में जो लोग थे वो 95 120 साल तक जीते थे, 95 100 क्रॉस करते थे, सब प्रकार की मीठा खाना खाते थे, लेकिन फिर भी डायबिटीज नहीं था। आज हम मीठा नहीं भी खाते हैं तो भी डायबिटीज आ जाता है, स्ट्रेस। और ये प्लानिटरी अरेंजमेंट्स है। सो ज्योतिष शास्त्र नॉट ओनली एक हम ओवरऑल एक कंबाइंड अगर हम देखें, तो ज्योतिष शास्त्र सब, जब हम सूर्य से लेके केतु वाले ग्रह, अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र, मेष से लेके मीन राशि, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव के हर एक चीज को, हर एक पहलू को इंटर ब्लेंड करके जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान मिलता है। और ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जब मिलता है तो जातक के जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटना के बारे में हम जान सकते हैं या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं अच्छी या बुरी घटना, तो बुरी घटना में हेल्थ भी आ जाता है। हेल्थ, हम तभी, जब डॉक्टर के पास कौन जाता है, बीमार होता है तभी। ज्योतिष के पास कौन जाता है, जब प्रॉब्लम में है तभी। तो हम भी एक प्रकार के डॉक्टर है। और यहां पर हम, भले हम ऑफिशियली या फिर फॉर्मली एकेडमिकली कोई डॉक्टर वाली डिग्री, मेडिकल डॉक्टर वाली डिग्री नहीं लेंगे, लेकिन डेफिनेटली थ्रू एस्ट्रोलॉजी हम थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी जानेंगे ही जानेंगे। बिकॉज हर एक राशि, हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र हमारे बॉडी पार्ट को रूल करता है। हर एक राशि, हर एक नक्षत्र, हर एक भाव, हर एक बीमारी के ऊपर भी रूल करता है। कोई एक आध प्लानेट हो सकता है जो हेडेक का कारक बनता है, एक आध प्लानेट प्लानेट जो होता है जो बैक पेन का कारक बनता है, एक आध प्लानेट है जो कैंसर जैसी बीमारी का भी कारण बनता है, एक आध प्लानेट डायबिटीज का कारण बन सकता है, एक आध प्लानेट ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। सो एवरीथिंग ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्र, बस इसको ध्यान में ले लिया तो सब कुछ इस शास्त्र के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप समझ सकते हो। 1 सेकेंड। प्लस जब हम इस ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो हम यहां पर पृथ्वी पर रहकर हम, हमारी कुंडली में कहीं पे भी, आपकी अपनी कुंडली में कहीं पे भी देखा है कि पृथ्वी ग्रह स्पॉट किया है? आपकी कुंडली में मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु केतु है, जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं है फिर भी, लेकिन किसी कुंडली में पृथ्वी लिखा है क्या? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर, जहां पे तो हमारा जन्म हुआ है, यहां पर बैठ कर हम ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ हम एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे ग्रहों को, सारे नक्षत्र को जब हम देखते हैं, ये कंटिन्यूस हमारे इर्द गिर्द, हमारे उनके पर्टिकुलर पाथ पर घूमते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे पर होता है। ये खगोल शास्त्र में भी प्रूव्ड है, और ये साइंटिफिक शास्त्र में भी प्रूव्ड है। साइंस द्वारा भी इसको सही तरह से प्रूव किया गया है। हम जो बचपन में जो हम ज्योग्राफी पढ़ते थे, वही तो आज एस्ट्रोनॉमी है ना बेसिकली। अगर हम बेसिक में देखें, जो बचपन में विंटर सॉल्स्टाइस, दिन बड़ा दिन छोटा, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, लेकिन आज अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसका अलग इंपैक्ट देखने मिलता है। सो खगोलीय शास्त्र भी है और साइंटिफिक फाउंडेशन भी है, प्लस मैथमेटिकल फाउंडेशन भी है, क्योंकि ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बेस्ड है। ग्रहों की चाल, ग्रहों का राशि बदलना, ग्रहों का मार्गी होना, वक्री होना, ये सब क्या है, एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डिग्री बेस्ड फॉर्मूला है। तो इट इज नॉट ओनली साइंस, इट इज मैथमेटिक्स ऑल्सो। और जब आप ये सारे सूत्र को, एस्ट्रोलॉजी के सारे सूत्र को, खगोल शास्त्र को, साइंटिफिक फाउंडेशन को, मैथमेटिकल फाउंडेशन को, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को एक साथ ब्लेंड करते हो, तो इसका इम्पैक्ट, एक पर्टिकुलर ग्रह का, एक पर्टिकुलर ग्रह का इम्पैक्ट जातक के लाइफ में कैसा आता है या आ सकता है,
ये आप इसको एस्ट्रोलॉजी द्वारा जान सकते हो। हमारे ऐसे ही पुराने शास्त्र में, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र ऐसे ही नहीं आ गया। नो डाउट आज के डेट में जिस जो ज्योतिष शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं फिल्टर, काफी फिल्टर होकर आया है। वो जमाने में जब हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी सिद्धि इतनी प्राप्त थी, वो अपना सूक्ष्म शरीर वहां पर ले जाकर ग्रहों को एकदम निकट से देखा है। आज हम ग्रहों को वैसे देखने जाए तो हमें प्लानिटोरियम में जाना पड़ता है, या टेलीस्कोप से हम देखते हैं, घर से भी अगर देखना है। तो हमारे ऋषि मुनि ने ये काफी सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस, सब कुछ हमें रेडीमेड दिया है, जो आज सॉफ्टवेयर बेस में इजीली अवेलेबल है। प्लस साथ में हम जब कहते हैं कि ये सब ग्रहों की चाल है, ये ग्रहों का सब कुछ लेना लेखा जोखा है, साथ में ये कर्मास का भी लेखा जोखा है। जब हम बीमारी की, खास करके मेडिकल की बात करेंगे, तो ये कर्मास का भी लेखा जोखा है। जातक के कर्म भी, पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म भी हेल्थ के ऊपर या किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर या जातक के इवेंट के ऊपर रिजल्ट दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज मेजरली पार्ट ऑफ टू टू डिफरेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में। एक गणित ज्योतिष, जिसको मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और दूसरा है फलित ज्योतिष। जो मैथमेटिकल पार्ट है, आज के डेट में काफी इजी हो गया है, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें कुंडली प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आज हम देखें, अगर मैं मैन्युअल कुंडली, पंचांग के हेल्प से मैन्युअल कुंडली, सिर्फ कुंडली बनाने, एनालिसिस तो दूर की बात है, सिर्फ कुंडली बनाने बैठूं तो, अगर मेरा फॉर्मूलाज मुझे सब कुछ सही तरीके से आता है, तो कुंडली बनाने में ही 4 से 5 घंटे चले जाएंगे। आज कुंडली बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट या उससे भी कम, विद द हेल्प ऑफ ऑल दी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कोई सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा है, कोई अच्छा बुरा, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा अच्छा है, कोई उसमें प्रिडिक्शन भी, बट प्रिडिक्शन जेनरिक हो जाते हैं। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी समझना आज के डेट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली शायद हम लोग ना भी करें। सॉरी। सेकेंड फैक्टर जो ज्योतिष में आता है, वो है फलित ज्योतिष, यानी कि प्रिडिक्टिव। जो भी आपने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाए हैं, या जो भी आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला इस ग्रहों की चाल को या ग्रहों के नेचर को समझने में यूटिलाइज किए हैं, वो ग्रह एक जातक को कितना इंपैक्ट करेगा, कैसे इंपैक्ट करेगा, कब इंपैक्ट करेगा, क्या वो इंपैक्ट अच्छा होगा, क्या वो इंपैक्ट बुरा होगा, क्या वो इंपैक्ट बुरा होकर उससे भी कुछ बचने के चांसेस हैं, ये सब कुछ आता है फलित ज्योतिष, यानी कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। सो मैथमेटिक्स एंड फलित प्रिडिक्टिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चार्ट मैंने दिखा दिया है, यहां पे देखो, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। फिर आगे जाके हम डॉक्टर्स बनने वाले हैं, नॉट ऑफिशियल डॉक्टर, लेकिन बट एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर बनने वाले हैं। यहां पे अगर चार्ट में अगर देखो ध्यान से, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, सब कुछ मैंने हाईलाइट भी किया। 12th हाउस नहीं चाहिए हाईलाइट किया शायद यहाँ पर, बट ये सब कुछ हाईलाइटेड है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। तो इसी को अब हम आगे आज की चर्चा में समझेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कितने लोग डॉक्टर, कोई डॉक्टर है यहाँ पर बाय एनी चांस? डॉक्टर यानी कि नो पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर है जो मेडिकल साइंस में है, इन्वॉल्व है, कोई है? कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो डॉक्टर जब हम बनते हैं, या कोई भी डॉक्टर जब डिग्री लेकर डॉक्टर की पदवी पर जाता है, तो एक ओथ उनको लेनी पड़ती है, जिसका नाम है हिपोक्रेट्स ओथ, हिपोक्रेटिक ओथ। और हिपोक्रेटिक ओथ क्या है? डॉक्टर मधु पुरोहित जी बोलते हैं, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं। ओके, यानी कि आप पीएचडी वाले डॉक्टर। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। जैसे मैं हूं वैसे, बराबर ना? वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर तो डेफिनेटली बनेंगे। अगर वैसे ऑफिशियली या फॉर्मली एजुकेशन वाइज हम एकेडमिकली नहीं बने, तो डेफिनेटली इस कोर्स में हम आगे जाके तो डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे, उतना तो वादा मैं आप सभी से करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं आप सबको डॉक्टर ही बुलाऊंगा फिर बाद में। अब तो सिर्फ लिखा है डॉक्टर क्षितिज दवे, डॉक्टर मधु पुरोहित, आगे हम डॉक्टर सुनीता खुराना, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर तरनजीत सिंह, सबको हम डॉक्टर बोलेंगे। ठीक है? तो जो लोग डॉक्टरी की परीक्षा पास करके, एमबीबीएस की परीक्षा पास करके डॉक्टर की पदवी पर जाते हैं, तो वो एक ओथ, यानी कि एक शपथ लेते हैं
और वो शपथ को बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। तो ये जो हिपोक्रेट जो था ना, जो फादर ऑफ मेडिकल साइंस को बोला गया या मेडिसिन को बोला गया है, तो इन्होंने एक वर्ड बोला है या इन्होंने एक फ्रेज दिया है, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता, जो डॉक्टर खुद एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता, वो मूर्ख है। ऐसा उन्होंने बोला है, ये मेरे शब्द नहीं है, गूगल कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत डीप मीनिंग है दोस्तों। आज अगर आप जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जानते होंगे, आपके संपर्क में वो होंगे, वो 90% ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं भाई। ज्योतिष में नाड़ी ज्योतिष भी है, और हेल्थ में भी नाड़ी है। और there are many doctors even in on the platform of Divine Grace as in students participants या प्रीवियस बैचेस में, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स किया है, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बिकॉज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिपोक्रेट ने खुद ने, जो फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो मूर्ख है। और मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूं, जो एस्ट्रोलॉजर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो मूर्ख नहीं है, मैं उनको किसी को मूर्ख नहीं बोलूंगा, कि मेरी वो हैसियत नहीं है किसी को वैसा बोलने के लिए। लेकिन जो ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, वो इनकम्प्लीट ज्योतिष है। बिकॉज जब क्वेश्चन आएंगे एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे, कोई बीमार व्यक्ति के क्वेश्चन आएंगे, आप केवल 6 8 12 भाव देखोगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़ा बहुत ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, नो डाउट 6 8 12 भाव देखना इंपॉर्टेंट है, 6 हाउस 8 हाउस एंड 12 हाउस। लेकिन शायद आप बीमारी की जड़ नहीं पकड़ पाओगे, आप वैसे ही डॉक्टर बनोगे या वैसा ही ट्रीटमेंट दोगे जो बीमारी का इलाज करेगा। हमें क्या करना है एज एन एस्ट्रोलॉजर या मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, बीमारी को रूट से निकालना है, या उसका कारण पहले समझना है। बार बार हेडेक होता है तो डॉक्टर क्या करता है, 2 बार दवाई देगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, आई टेस्ट कराओ, माइग्रेन के टेस्ट कराओ। तो एस्ट्रोलॉजर भी देख सकता ना, क्या ये बार बार जब फ्रीक्वेंटली होना ही है तो कौन सा प्लैनेट इंपैक्ट कर रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन, ये बहुत पुराना शास्त्र है, जो ज्योतिष का इंपॉर्टेंट पार्ट था। विदाउट नोइंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शायद जो ज्योतिष अधूरा ही है। क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो इवेल्युएट करना सिखाता है जातक को या एस्ट्रोलॉजर को, कि जातक के जीवन में किस प्रकार की बीमारी आने की संभावना हो सकती है, हॉरोस्कोप के माध्यम से। और जब मैं कहता हूं हॉरोस्कोप के माध्यम से, यानी कि ग्रहों के माध्यम से। जब मैं कहता हूं हॉरोस्कोप के माध्यम से, यानी कि नक्षत्र के माध्यम से। पुराने जमाने से यह प्रथा चली आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों के समय से यह प्रथा चली आ रही है। हमारे कुछ नक्षत्र हैं जो खुद खुद हीलर हैं। अश्विनी नक्षत्र में हम बोलते हैं, अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार सबसे बड़े फिजिशियन थे देवताओं के। तो अगर फिजिशियन थे तो वो पुरानी प्रथा है ना मेडिकल साइंस की, जो शास्त्र से जोड़ा गया है। तो ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो ब्रांच मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, ये बहुत पुराने जमाने से या पुराने दिनों से ये प्रथा चली आ रही है, जहां पर नॉट ओनली एज एन एस्ट्रोलॉजर बट एज एन डॉक्टर या फिर जो हीलर जो हुआ करते थे, उनको भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जाती थी। उनके भी करिकुलम में ये हुआ था। बट मैं उतना पॉलिटिकली नहीं जाऊंगा। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे शासन अलग होते गए, डेफिनेटली ये शास्त्र हमारा लुप्त होते गया, या फिर ये प्रथा जो थी वो लुप्त होते गई या बंद हो गई। प्लस अगर एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर आप एक डायग्नोस्टिक मेथड समझ के अगर यूटिलाइज कर लो, तो डेफिनेटली आप नॉट ओनली बीमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, नॉट ओनली बीमारी, आप बीमारी की जड़ तक जा सकते हो। या फिर आप डेफिनेटली इतना तो प्रिडिक्ट कर ही लोगे, ये बीमारी मेरे साथ रहने वाली है या चली जाएगी। यानी कि ये बीमारी एलआईसी पॉलिसी लेके आ रही कि नहीं आ रही। एलआईसी पॉलिसी, एलआईसी क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो बीमारी भी मेरे क्या लाइफ टाइम तक चलने वाली है, और ये बीमारी क्योरेबल है या नॉन क्योरेबल है। तो ये प्रिडिक्शन पावर आपके पास मिलता है। नो डाउट आज के डेट में मेडिकल साइंस
इतना आगे बढ़ चुका है, मेडिसिन साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम जातक को यहां तक कि वर्चुअल जिंदा भी रखते हैं वेंटिलेटर के माध्यम से। बट दैट इज वर्चुअल जिंदा, नॉट एक्चुअल जिंदा। और अगर आप सही तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली आप एक जातक के जीवन में जो लिखा गया है या लिखा से गया है, यदि एक जातक के जीवन में नक्षत्रों द्वारा, ग्रहों द्वारा, ग्रहों के पोजीशन द्वारा जो बताया जा रहा है, वो आप डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर हम देखें थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने साइड में यहाँ पे हमने रखा हुआ है। अदरक है, फिर बाद में कड़ी पत्ता है, फिर बाद में कुछ वैसे हर्ब्स है, कुछ कुछ हर्ब्स है। तो ऑल दीज हर्ब्स ना कहीं रिलेटेड टू नक्षत्र ऑल्सो। आपने सुना होगा ना, नक्षत्र द्वारा भी कुछ हर्ब्स है। तो ये हर्ब्स या ये पेड़ क्यों दिए होंगे? डेफिनेटली इनका कुछ हेल्थ से जुड़ा होगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पुराने रीति रिवाज जो हम हीलिंग में या फिर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो उसका कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको, हमें आयुर्वेद में हमने इसको देखा है, जहां पे ज्योतिष शास्त्र का इंपॉर्टेंस दिया है, और ज्योतिष शास्त्र में आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस बताया है। व्हेन वी से आयुर्वेद, तो ये दो शब्दों का समन्वय हो जाता है, आयुर प्लस वेद। आयुर यानी कि आयुष्य, एज, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं। अष्टम भाव से, चतुर्थ भाव से, 12वें भाव से किसी जातक के आयुष्य के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आयुष्य। और दूसरा जो वर्ड आ रहा है वेद, वो दैट मीन्स हमारे शास्त्र। और ये आयुर्वेद जो हमें मिला है वो हमारे वेदों से मिला है। अथर्व वेद में आयुर्वेद के बहुत इंपॉर्टेंस देखने मिले हैं। दूसरा, हमारी प्राण ऊर्जा कौन है? सूर्य देव। नेचुरली अगर हम देखें, नेचुरली सभी के लिए, नॉट दैट डिग्री बेस में, लेकिन नेचुरली हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा का कारक या फिर आत्मा कारक ग्रह कौन है? सूर्य। और सूर्य को क्यों आत्मा कारक बोला गया है? बिकॉज वो प्राण ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आता है। और यही सूर्य देव जो है, वो आयुर्वेद के सिग्निफिकेटर है। वैदिक विद्या, वैदिक विद्या जिसको मेडिसिन की विद्या जो बोलते हैं ना, वो सूर्य देव से आती है। तो जैसे मैंने कहा, एक एस्ट्रोलॉजर, अगर उनको, एक एस्ट्रोलॉजर को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती या नहीं समझते, तो वो एस्ट्रोलॉजर अधूरा है। उसके बगैर एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यस डॉक्टर मधु जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, तीसरा कनेक्शन अगर हम देखें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजी का, हमारी हर एक जोडिएक साइन, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, हमारी हर एक जोडिएक साइन, हमारा प्लानेट, हर एक भाव, कुंडली का हर एक भाव, हर एक नक्षत्र बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, तो टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं कोई बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो जाता है। सिर दर्द कर रहा है तो कोई ग्रह वहां पे इंपैक्ट कर सकता है। सिर दर्द कर रहा है तो कोई प्लानेट इंपैक्ट कर सकता है, कोई हाउस इंपैक्ट कर सकता है, कोई राशि इंपैक्ट कर सकती है, और राशि तो डेफिनेटली इंपैक्ट करता है। तो इसका पूरा का पूरा कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, प्लानिट इन्फ्लुएंसेस बॉडी, या प्लानिट का इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर है, नक्षत्र का इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर है, राशि का इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर है। हर एक भाव का, हर एक स्थान का, हर एक हाउस का, हॉरोस्कोप के हर एक फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं काल पुरुष। और उसको हम काल पुरुष की कुंडली के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति की, यानी कि यहाँ पे पुरुष जब बोला है तो नॉट इज जेंडर बायस, बट एक मानव का काल चित्र बनाया गया है, जहां पर फर्स्ट हाउस और मेरा जो टो है वो मेरा 12th हाउस, हर एक हाउस मेरे बॉडी पार्ट से अलाइंड है। दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 300, मैंने बोला 300 बीमारी हो सकती है हमारे यहाँ पे, तो ज्यादा ही है। हमारे शास्त्र के अनुसार, नॉट ओनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बट हमारे जो शास्त्र है उसके अनुसार, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। अब मेरी तरफ मत देखना, ये गंजा हूं इसलिए नहीं होंगे। 3.5 करोड़ में से कुछ कुछ करोड़ गायब होंगे, छोड़ो। तो एक जेनरिकली अगर मैं बोलूं,
तो हमारे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं, और हर एक बाल, एक एक बाल ना, एक एक डिजीज के लिए या मल्टीपल डिजीज के लिए इन्फ्लुएंस हो सकता है, या पोटेंशियल डिजीज लेके आ सकता है। तो अगर हम एक एक बाल को अगर देखें, और 3.5 करोड़ जेनरिकली बाल हैं, तो हमें कम से कम 5 करोड़ 68 लाख बीमारी हो सकती है। ये हमारा शास्त्र कहता है, इसको गूगल करने कर लो। हर एक जातक अपने अपने तासिर यानी कि बॉडी के हिसाब से, प्लस अपने अपने कर्मास के हिसाब से भी इंपैक्टेड हेल्थ वाइज होता है। नॉट ओनली फाइनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज, यहाँ पे हम हेल्थ की बात ज्यादा बात करें तो इंपैक्टेड होता है। हमारा शरीर भी अगर हम देखें तो 5 तत्वों से बना है। अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट, वायु तत्व एयर एलिमेंट, जल तत्व वाटर एलिमेंट, और आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट। इन पांचों तत्वों में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है, जो आयुर्वेदिक बहुत नाड़ी पकड़ते हैं, तो आयुर्वेदिक वाले तो सीधे ये बोलते हैं, इन 5 तत्वों में, 5 तत्व और 3 दोष, 3 दोष आगे बताऊंगा, लेकिन इन 5 तत्वों में जब भी इम्बैलेंस होता है, जातक बीमार पड़ता है। और ये तत्व कहां से आते हैं? प्लैनेट से भी आते हैं, राशि से भी आते हैं। तो ये 5 तत्व पहले तो सीधा संबंध राशि से साथ रखते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी राशियां हैं? मेष राशि, सिंह राशि, और धनु राशि, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये जो राशियां हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है। सेकंड, पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट। ये कौन कौन सी राशि है? वृषभ, कन्या और मकर, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये 3 राशि है, ये अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व को रिजेंबल करती है। बाद में आते हैं वायु तत्व, एयर एलिमेंट। और इनमें कौन सी 3 राशि आती है? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये वायु तत्व की राशि आ गई। और आखिरी तत्व है, आखिरी 4th तत्व जो हम बोलते हैं, वो है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। और इनमें कौन कौन सी राशि का समावेश है? वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आकाश तत्व को ओवरऑल एक प्लानेट रूल करता है, चंद्रमा। और ये चंद्रमा सब कुछ हमारे मेंटल एंड इमोशनल बैलेंसेस को देखता है। कई बार हम मानसिक ज्यादा बीमार होते हैं। 4 साल पहले पेंडेमिक आया था, कोविड। अब नॉर्मल भी अगर बुखार आ जाए, कोविड से पहले जब बुखार आता था, तो हम लोग का मुंह में टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता था नॉर्मल बुखार में। लेकिन कोविड के बाद अगर टेस्ट बदल गया तो हाय राम, कोविड तो नहीं हो गया। मानसिक, कोविड में बहुत लोगों को एक्चुअल कोविड ना होते हुए मानसिक कोविड भी हुआ है। तो ये मानसिक जो है, यानी कि इमोशनल या मेंटल डिसबैलेंस होता है, वो आकाश तत्व से होता है, जो चंद्रमा रूल करता है। और कहीं ना कहीं ये सारी राशि इंटर डिपेंडेंट होकर मेंटल भी इंबैलेंस करती है। मानसिक ज्यादा बीमारी हो जाती है हमें कई बार। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डायबिटीज में, पुराने जमाने में लोग और मीठा खाते थे, लेकिन डायबिटीज का कोई नामो निशान नहीं था। आज हम मीठा नहीं भी खाते फिर भी डायबिटीज है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मेंटल स्टेट। स्ट्रेस वैसा हो गया है ना, हमारे पास सही अच्छा खाना यानी कि सही समय में खाने का टाइम है, ना हमारे पास योगा करने का टाइम है, ना हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या भगवान के सामने भी खड़े रहते हैं, उसको हम मेडिटेशन समझ लेते हैं। आपकी रोज की पूजा होगा, पूजा करना वो अलग है, दैट इज नॉट मेडिटेशन। बहुत लोग भगवान के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, उसी को अपना मेडिटेशन समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वो भी नहीं करते। आंख आंख बंद है, भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? अरे भगवान, ललिता पाटिल जी से 500 रुपए लेना है, सुनीता खुराना जी को 500 रुपए देना है। भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है। ललिता जी 500 रुपए देना नहीं है मेरे को, ऐसा बाद में फोन नहीं करना, ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूं करके। सो ये इम्पैक्ट डेफिनेटली मेंटल इम्बेलेंस भी, मेंटल इम्बेलेंस यानी पागलपन नहीं, मेंटली भी हमें इम्पैक्ट करता है। और जब हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की कि ये तत्व, ये राशि जो तत्व को रिजेंबल करती है, ये कैसी बीमारी दे सकती है, कब बीमारी दे सकती है? जैसे मैंने कहा, इनमें से कोई भी तत्व का इम्बैलेंस हो जाए,
तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ सकती है। सो सबसे पहले अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशियां कौन सी थी? 1, 5, 9 कौन सी राशि थी? एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। ये तीन राशि, अग्नि तत्व की राशि, जातक के, इंडिविजुअल जातक के हेड के ऊपर, हार्ट के ऊपर, थाइस के ऊपर और फीट के ऊपर रूल कर सकती है। इसमें कुछ भी इम्बेलेंस हुआ, ये राशि पीड़ित हो गई, राशि पीड़ित हो गई यानी कि इस राशि में कोई खराब ग्रह के बैठ गया, या ये राशि खराब हाउसेज में आ गई, तो अगर ये राशि पीड़ित हो गई, वैसे भी ये राशि अग्नि तत्व की राशि, ये पीड़ित हो गई, तो इस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते के कौन सा प्रॉब्लम दे सकता है? रेगुलर हाई फीवर दे सकता है, रेगुलर कंपन दे सकता है विदाउट एनी रीजन, ठंडी नहीं है फिर भी ठंडी लग रही है। और जब हम ज्यादा शिवरिंग करते हैं तब डॉक्टर कहता है ना, पहले 2 दिन क्या कहते हैं, वायरल है, और बाद में बोलते हैं 2 दिन से शिवरिंग आ रही है, फिर बाद में टेस्ट कराने बोलता है निकलता जॉन्डिस, फ्लू। हंगर इश्यूज, या तो भूख ज्यादा लगना या भूख का बिल्कुल ना लगना, ज्यादा प्यास लगना या बिल्कुल प्यास ना लगना, और स्लीप डिसऑर्डर्स दे सकता है। अगला तत्व पृथ्वी तत्व, कौन कौन सी राशि? वृषभ, कन्या और मकर। ये कौन कौन से एरिया पे इंपेक्ट करता है? गले पर, स्टमक पे, पेट में, घुटनों में, और ये स्किन के ऊपर इंपेक्ट कर सकता है। अगर पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस हमारे में होता है शरीर में, तो स्किन के प्रॉब्लम लेकर आता है, रेगुलर कोल्ड कफ इश्यूज लेकर आता है, बोन्स एंड मसल्स के इश्यूज देता है, हेयर लॉस के इश्यूज दे सकता है। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ। ये कौन कौन से बॉडी पार्ट पे इंपेक्ट करता है? लंग्स के ऊपर, ब्लड के ऊपर, श्वसन तंत्र के ऊपर यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर, एनस के ऊपर, रेक्टम के ऊपर। और इनमें से कोई राशि पीड़ित हो जाती है, तो इंपैक्ट जातक के, उसमें स्वेलिंग, किसी भी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग देखने मिल सकता है, पाइल्स देखने मिल सकता है, ब्लड के प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, संधिवात जिसको हम रूमेटिज्म बोलते हैं, ये बहुत कॉमन चल रहा है आफ्टर सम सर्टन एज। संधिवात यानी कि दो बोन्स के बीच में जब संधि होती है उसमें वायु का आना। और आप एक यहां पे एग्जांपल थोड़ा सा अपने आप को रोक के देता हूं, नी रिप्लेसमेंट आप सभी को मालूम होगा। 4 डॉक्टर को दिखाओ नी, अगर कोई एक डॉक्टर कहता है ना कि नी रिप्लेसमेंट है, तो मैं मेरा एडवाइस ले लो कि और 3 डॉक्टर को दिखाओ, एंड देन बाद में देखो कितने डॉक्टर ने, 50-50 होगा, या तो एक डॉक्टर बोलेगा नी रिप्लेसमेंट करो, 3 बोलेगा मत करो। समटाइम्स इवन डॉक्टर्स आर नॉट श्योर, ईज ऑफ ट्रीटमेंट के लिए घुटना बदल दो, लेकिन बाद में क्या इंपैक्ट लेकर आता है? कमर के ऊपर प्लेट डाल दिया कोई एक्सीडेंट में कारण, नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं देते, या कमर में प्लेट डाल दिया, बाद में वो व्यक्ति जीवन भर झुक नहीं पाता, वजन नहीं उठा पाएगा। सो समटाइम्स नथिंग ऑफेंसिव विद द डॉक्टर्स ऑल्सो, कभी बार ये डॉक्टर के जब्बेड़ में भी हम आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता प्लानेटरी रेमेडी करो, बट समझ लो। जल तत्व, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। और ये जल तत्व की राशियां किस पे, कौन से एरियाज पे ज्यादा इंपैक्ट करती है? डाइजेशन के ऊपर और स्टमक के ऊपर। पेट बिगड़ा तो पहले से क्या क्या हो जाता है, या तो लूज मोशन हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए। जल तत्व की राशि स्टमक डाइजेशन के अलावा भी हमें वाटर रिटेंशन ज्यादा कर सकती है, ज्यादा वाटर रिटेंशन हो गया स्वेलिंग भी आ सकता है। और ये जल तत्व की राशियां पीड़ित हो गई तो हमें बीमारी, डायरिया, वॉमिटिंग, पैरों के जो तलिए होते हैं वो ज्यादा जलना, मुंह में छाले पड़ना, यूरिनरी इन्फेक्शन दे सकती है ये। तो ये तत्वों का भी इम्बैलेंस अगर हो गया तो डेफिनेटली ऐसी बीमारी हो सकती है। जब हम ये 4 तत्व और चंद्रमा का आकाश तत्व जब हम देखते हैं, तो उसके साथ यहां पर आयुर्वेद ज्यादा रोल प्ले करता है। उसके साथ 3 दोष भी आते हैं हमारे शरीर में। तत्व तो है, इसके साथ ये दोनों का एक ही रूप है। इन तत्वों के साथ साथ कुछ दोष भी आते हैं, 3 प्रकार के दोष आते हैं, वो है कफ के दोष। कफ के दोष अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का दोनों का जुड़ना। पित्त के दोष वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट,
आप एसिडिटी होती है तब तो पेट में पित्त हो जाता है, पित्त हो जाता है तब वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग ना हो पाए तो अंदर ही इंफेक्शन हो जाए, दैट लीड्स टू जॉन्डिस। वायु दोष, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट, मानसिक बीमारी। और हमारा वैदिक शास्त्र या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वो इन सारे प्लैनेट्स को लेकर, सारे राशियों को लेकर, हर एक भाव को लेकर, हर एक नक्षत्र को लेकर, ये तीनों दोष को डिफाइन, बहुत इजीली डिफाइन करता है, बहुत प्रिसाइसली डिफाइन करता है। और जब इन तीन दोष और चारों तत्वों को, अगर आप पांचों तत्वों को जब आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको एक कुंडली के माध्यम से, तो आपको एक जातक के जीवन में जो बीमारी के बारे में आप देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा जातक को शॉर्ट टर्म बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारी होने की संभावना है, क्या ये बीमारी रिपीटेटिव नेचर की हो सकती है, क्या जो भी बीमारी है वो ठीक होगी, ठीक नहीं होगी, या जो भी बीमारी है उसको मेंटेन कर पाए। कई बार कैंसर ना स्टेज 4 पे पता चल जाए तो इट इज बैड, लेकिन स्टेज 1 पे भी पता चल जाए तो उसको आप सस्टेन कर पाओगे। कोई बीमारी घातक हो सकती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। कोई बीमारी हमारे खुद के फूड हैबिट्स के द्वारा द्वारा आती है। जंक फूड खाने से, इवन इंक्लूडिंग मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चों को मैं बोलता हूँ, एक को तो मैं भुगत चुकी है, मेरी बड़ी बेटी। जंक फूड खाने से हार्मोनिकल चेंजेस समय पे होते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक तो हमारी खुद की भी फूड हैबिट्स प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे जमीन दी, मम्मी ने मुझे बीमारी दी, या मम्मी ने जमीन दी या पिताजी से बीमारी आ गई। तो जब हमें पिताजी या हमारे पिताजी या माताजी या दादा परदादा से हमें जब कुछ प्रॉपर्टी में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, ए था उस वहां पर हमें अच्छा लगता है ना। मुझे विरासत में कुछ तो मिला है, पैसा मिला है, बंगला मिला है, गाड़ी मिला है, घर मिला है। विरासत में बीमारी भी मिल सकती है, भुगतो। सम डिजीज आर हेरिडिटरी। यूजुअली ये बोला जाता है, अगर माता को डायबिटीज है और माता की संतान में पुत्र संतान है तो क्रॉस में आता है। पुत्र को बाद में आगे जाके लड़की स्त्री संतान होगी तो उसको डायबिटीज हो सकता है, ये क्रॉस में आता है। ये बहुत बार बहुत केसेस में देखा गया है। डीएनए फैक्टर्स, नॉट ओनली 6, 8, 12 हाउस इंडिविजुअल के, हो सकता है चौथा भाव, पंचम भाव, या जातक की कुंडली में से माता या पिता के कुछ एलिमेंट्स अगर हम देख ले तो ये हो सकता है, हम बोल सकते हैं उनको कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये सब कुछ आप हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्री या कुंडली के माध्यम से, आप ग्रहों के पोजीशन के माध्यम से, हाउसेस में कौन से घर में कौन सी राशि, और उस राशि में कौन से प्लैनेट इंपैक्ट कर रहे हैं, और कौन से नक्षत्र में है, ये तीनों दोष को या फिर पांचों तत्वों को आसानी से आप इसको मेडिकली अलाइन कर सकते हो। नॉट ओनली रेमेडीज, मैं तो जैसे मैंने पहले कहा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग ओनली, ओनली अबाउट, नॉट इज नॉट ओनली रेमेडी। बहुत लोग ये सोचते हैं, उनका कंसेप्ट ये हो जाता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो जो बीमारी है वो कौन से ग्रह से जुड़ती है और उसका क्या निवारण है, बस उतना ही। नहीं, डेफिनेटली आपके कुंडली में जो राशियां हैं, मैंने तत्व के साथ जोड़ दिया, दोष के साथ जोड़ दिया, कुंडली में जो भाव है बॉडी के साथ जुड़ जाएंगे, वो कुछ न कुछ इंपैक्ट तो करेंगे। अगर आपको पता है, अभी कोई बीमारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता है एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो आई कैन एटलीस्ट सम वॉट प्रिवेंट या सम वॉट अवॉइड कर सकता हूं वो एज। मुझे अगर डायबिटीज होना है और मेरे कुंडली में मुझे लग रहा है ये डायबिटीज हो सकता है, तो एटलीस्ट मैं खाने पीने में चेंजेस तो लाऊंगा ही लाऊंगा, लाइफस्टाइल चेंजेस लाऊंगा ही लाऊंगा, बट मैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लूंगा। बाद में कल को डायबिटीज हो भी, इसलिए मेरे कुंडली में लिखा है, तो शायद मैं चेंज भी ना करूं, क्योंकि कुंडली में देख के हम डेस्टिनी चेंज नहीं करते, हम प्रिवेंशन। आग लगने के बाद आग बुझाने का काम एस्ट्रोलॉजर का नहीं, आग लगने से पहले अगर आग लग भी जाए तो कितना कम नुकसान हो, वो एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो हम कुछ बैलेंस कर सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बैलेंस किस तरह कर सकते हैं। पहले तो फूड हैबिट्स, आहार। अब आहार फूड हैबिट्स एस्ट्रोलॉजी में कहाँ देखे, सेकेंड हाउस देखो।
सेकंड हाउस एक जातक का ईटिंग हैबिट्स बताता है, डाइट बताता है। सेकंड हाउस में जुपिटर होगा तो जातक को बहुत मीठा खाना पसंद करेगा। सेकंड हाउस में मंगल की, नॉट ओनली प्लानिट, उसकी राशि भी क्यों ना हो, मंगल की राशि होगी, सूर्य की राशि होगी, तीखा खाना पसंद करेगा। शनि की राशि होगी, बासी खाना पसंद करेगा। तो हमारा जो आहार है ना, यही तो सेकंड हाउस भी तो इंपैक्ट कर जाएगा ना। सेकंड हाउस से आहार देखते हैं, तो हमारा फूड हैबिट्स ही हमारा कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन सकता है। तो अगर मेरे सेकंड हाउस में कोई खराब ग्रह बैठा है या जो भी ग्रह बैठा है, उसके अनुसार अगर मैं मेरे डाइटरी सिस्टम में चेंजेस ला दूं, तो बीमार पड़ने की शक्यता कम है। दूसरा है विहार। विहार यानी कि आप कहाँ, किस तरह, कौन से माहौल में आपका रेगुलर उठना बैठना है। शर्मा जी, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कुंडली थोड़ा सा नहीं, राहु है तो भी बीमारी, ईटिंग हैबिट्स कुछ भी खराब हो सकती है, जंक फूड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो सकता है, या कोई एडिक्शन जैसा काम भी हो सकता है। सेकंड है विहार, ट्रेवल हैबिट्स। यहाँ पे ट्रेवल यानी कि सिर्फ घूमना फिरना नहीं, मैं रोज कहाँ पे उठना बैठना है मेरा। हो सकता है मैं ऐसे जगह पे जॉब करता हूँ जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा हो, तो ये विहार कहाँ से देखेंगे, थर्ड हाउस है, नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी, नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नी। मैं कैसी जगहों पे जाना पसंद करता हूँ या कैसी जगहों पे मैं रोज जाता हूँ। हो सकता है मैं जिस जगह में काम करता हूँ वहां पे उसके सामने ही डंपिंग ग्राउंड हो। अब डंपिंग ग्राउंड होंगे जहां पे सारे शहर का कूड़ा फेंका जाता है, वहां पे मच्छर होंगे, मच्छर होंगे, मच्छर काटते होंगे, तो हो सकता है मेरे को मलेरिया जैसी बीमारी हो। बिहार से हो सकता है ना। और तीसरा है विचार। आहार विहार के बाद आता है विचार, यानी कि हमारे थॉट्स। और यहां पर आकाश तत्व यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक बन जाता है। और मून का पोजीशन हॉरोस्कोप में देखने से पता चल जाता है कि जातक कितना सीरियस हो सकता है, कितना मेंटली स्टेबल हो सकता है ओवरऑल लाइफ में, नॉट ओनली फ्रॉम टर्म्स ऑफ मेडिकली या हेल्थ वाइज। मेरे विचार कैसे हैं। अगर मैं सब कुछ मेरे साथ होते हुए भी अगर मैं अपने आप को अकेला मानता हूं, तो धीरे 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 मैं पहले सैडनेस की तरफ जाऊंगा, फिर लोनलीनेस की तरफ जाऊंगा और बाद में डिप्रेशन की तरफ जाऊंगा। लेकिन आज के डेट में हमने क्या कर दिया, डिप्रेशन को बहुत इजी वर्ड बना दिया। सुनीता जी ने मुझे फोन करके कुछ खरी खोटी सुना दी और मैं तुरंत बोल दिया, सुनीता जी आपने तो मुझे डिप्रेशन में भेज दिया। सुनीता ने जब खरी खोटी सुनाई तो मुझे दुख हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ। और ये दुख को अगर मैं 4-5 महीने लेते बैठूंगा तब जाके मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। लेकिन मेंटल स्टेट हमने आज के डेट में क्या बना दिया, टुडे आई एम डिप्रेस्ड, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, या फिर विचार ही अलग ही हो जाना। छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिगरेट के पैकेट पे क्लियर कट लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो स्टैट्यूटरी वार्निंग है, लिखना पड़ता है, इसे लिखा है। लेकिन वो लिखे हुए पढ़े हुए लोग भी पढ़ते हैं, या फिर फोटो भी दिखाई जाती है, फिर भी मानसिक क्या है, पीने से कुछ नहीं होता। दैट इज विचार। तो आपके नॉट ओनली प्लानिटरी अलाइनमेंट्स, ये प्लानिटरी अलाइनमेंट्स या फिर ये भाव जो है ना, ये आपके आहार, विचार, विहार, ये तीनों को इंपैक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं शरीर में इंपैक्ट होता है। तो 5 तत्व, 3 दोष, और 3 हमारी आदतें, आहार की आदतें, फूड हैबिट्स, विहार की आदतें और विचार की आदतें। इसके अलावा जब इसका ब्लेंड हम देखते हैं, तो ग्रहों के पोजीशन में कहां देखें, कुंडली में कहां देखें, तो आप देख लो कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक मेडिकली अगर आपको देखना है, मैंने एक जिस्ट आपको दे दिया कि कौन सा तत्व कौन सी राशि से ब्लेंड हो जाता है। और ये तत्व का इंपॉर्टेंस दोष में कहां से आ जाता है, यहां पर जो मैंने बताया, कफ का इश्यूज, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। यानी कि अगर मेरी 2, 6, 10 वाली राशि और 4, 8, 12 वाली राशि कुछ कंबाइन में कुछ गलत कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों ही मुझे कफ के इश्यूज दे सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये हाउसेस भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर कुंडली के माध्यम से हम किसी के जातक के हेल्थ के बारे में जब हम देखते हैं, तो छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव
काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठे भाव को तो रोग, ऋण और शत्रु यानी कि रोग भाव बोला ही है। अष्टम भाव को सीधा सीधा क्या बोल दिया? अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, यानी कि डेथ का भाव है। अब मेडिकली है या डेथ की बात करें तो मेडिकल में क्या हो सकता है? बीमारी, एक्सीडेंट, इंजुरी। इंजुरी भी होकर भी जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट में ही सीधा सीधा व्यक्ति मर गया। एक्सीडेंट के द्वारा कुछ इंजरी हुई, क्या वो इंजरी रिकवरेबल होगी? नहीं होगी। कोमा में जाएगा या नहीं जाएगा? कोमा में जाकर वापस से आएगा नहीं आएगा, या सीधा परलोक सिधार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एथ हाउस, और बाद में ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस इज एग्जिट एथ हाउस के साथ। तो सिक्स हाउस रोग का भाव, एथ हाउस क्रॉनिकल डिजीज, लंबी बीमारी। सिक्स हाउस से जो रोग होगा हो सकता है वो क्योरेबल हो, लेकिन सिक्स हाउस का रोग अगर ज्यादा ही इंपैक्ट एथ हाउस के ऊपर भी कर सकता है, या सिक्स हाउस का मालिक एथ में बैठा है तो वो रोग कन्वर्ट कर सकता है। सिक्स हाउस से स्टमक के इश्यूज में बोल रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। या फिर सिक्स हाउस का लॉर्ड स्टमक का इश्यूज देकर सिक्स हाउस का लॉर्ड एथ हाउस में बैठा है, ये स्टमक कैंसर भी दे सकता है। सिक्स हाउस में जुपिटर या वीनस का होना डायबिटीज दे सकता है। लेकिन अगर इस सिक्स हाउस में बैठे हुए जुपिटर का कोई भी कनेक्शन एथ हाउस से हो, या एथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में हो, तो ये डायबिटीज जीवन भर रहेगा। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल की यात्रा, बंधन योग जिसको हम बोलते हैं। और ट्वेल्थ हाउस फेटल आउटकम्स, घातक। तो प्राइमरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी के स्वास्थ्य को देखते हैं तो 6, 8, 12 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद अगर एक एक हाउस की अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम 6, 8 एंड 12, पहला भाव भी इंपॉर्टेंट निकले। यहां पर क्या है? फर्स्ट हाउस क्या है? जातक खुद। फर्स्ट हाउस इज मैं खुद। जो भी परिणाम मेरे जीवन में मिलने वाले हैं वो मुझे मिलने वाले, दैट इज माई फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस से जातक के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है, कितना स्वस्थ होगा। फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह हो या ना हो, फर्स्ट हाउस लग्नेश जिसको हम बोलते हैं, एसेंडेंट लॉर्ड, एसेंडेंट एंड एसेंडेंट लॉर्ड। प्लस फर्स्ट हाउस से जातक का नेचर भी पता चलता है, जातक कितना सीरियस होगा हेल्थ को लेकर भी। इसके बाद अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी का रिकवरी भी तो देखना है। तो पंचम भाव और 11वां भाव, ये दोनों ही हाउसेस रिकवरी के लिए देखे जाते हैं। पंचम भाव क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस से 12वां उसको नेगेट करने वाला भाव। और ट्वेल्थ हाउस क्यों? 12वें से 12वां, 12वें भाव से 12वां भाव, 11th हाउस, जो बीमारी को नेगेट करते हैं यानी कि रिकवरी में हेल्प करते हैं। बाद में आता है डेथ। डेथ तो हमने देख लिया, 8th हाउस एंड 12th हाउस। एक कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, भावार्थ भावम, यानी कि उस हाउस से वहां से सारे हाउस को नाम दे दो। हर एक हाउस से अलग अलग नाम वापिस से रिपीट कर दो, कुंडली को घुमा दो करके। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बीमारी में, इसलिए थर्ड हाउस अष्टम भाव से 8वां भाव है। एथ हाउस से 8 काउंट करो तो थर्ड हाउस आता है। अगर जातक का फर्स्ट हाउस से एथ हाउस काउंट करते हैं और एथ हाउस अगर मृत्यु का कारण है, तो मृत्यु की मृत्यु थर्ड हाउस, मिरेकल, बच जाने का चांसेस। तो मेडिकल में या एस्ट्रोलॉजी में नॉट ओनली 6, 8, 12 हाउस, नॉट ओनली फर्स्ट हाउस, नॉट ओनली फिफ्थ एंड 11th हाउस, थर्ड हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी भी बड़ी बीमारी संकट आ जाए, क्या ये व्यक्ति एक बार मृत्यु के मुंह से वापस आने के कोई संकेत दे रहा है कुंडली में? थर्ड हाउस चेक करो। और बाद में मारक भाव। देखो कुंडली में दो प्रकार के भाव एडिशनली आते हैं जो दुख देते हैं, एक मारक होता है, एक बाधक होता है। बाधक वो है जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, मारक वो है जो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब मृत्यु देता है तो ठीक है, अलग बात है, मृत्यु तुल्य कष्ट क्या हो सकता है? बीमारी, गंभीर बीमारी। अगर आज मैं कहता हूं कि मेरी आयुष्य 75, 80 ईयर्स की है, लेकिन आफ्टर 55 ईयर्स में बीमार पड़ने वाला हूं, तो 55 से 75, 20 साल में बीमारी में जाने वाला हूं, तो क्या वो आयुष्य आयुष्य रहेगी? वो मेरे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। मृत्यु तो नहीं आ रही, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। सो ये मारक हाउसेस वो कौन कौन से हाउस है? सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस। इन दो भावों को कुंडली में
मारक बोला जाता है, हाउस ऑफ मॉर्टैलिटी। अपार्ट फ्रॉम एथ हाउस, सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के में बैठे हुए प्लानिट, सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस के जो भी लॉर्ड है, इनकी दशाओं में जातक को कोई अगर ऑलरेडी है और कोई गंभीर हाउस एक्टिवेटेड है गोचर के दोष भी, तो इनकी दशाओं में भी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अब जो हमारा कोर्स आ रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो हमारा आने वाले समय में जो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, कोर्स कंटेंट क्या है। तो पहले तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो क्या मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूं या सीख सकती हूँ? यस, बिकॉज यहां पर हम इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी का भी समन्वय करेंगे। तो पहले तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्यों करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजीज, प्लस बाद में बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हमारे कौन कौन से प्लानिट है, ऊपर से यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा प्लानिट जो हम डिजीज में कई बार लेते हैं, जो है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लानिट को समझेंगे, 12 राशि को समझेंगे, 12 भाव को समझेंगे। इस प्लानिट, इन सारे प्लानिट्स का नक्षत्र से यानी कि 27 नक्षत्र को समझेंगे, इनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, कौन से प्लानिट बेनिफिक है, कौन से प्लानिट मेलिफिक है, ये सारे हाउसेस, सारे भाव, सारे नक्षत्र का बॉडी पार्ट से क्या रिलेशन है, आखिर में जिसको हम एक काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं या काल पुरुष का हम चित्र देखते हैं, जिसको बॉडी पार्ट से रिजेंबल किया है राशि और नक्षत्र को, वो हम देखेंगे। अलग अलग लग्न एसेंडेंट के अनुसार प्लैनेट्स के रिलेशनशिप आपस में क्या हो सकते हैं, ये फॉर्मूला आप नॉट ओनली मेडिकल, आप ओवरऑल प्रिडिक्शन में लगा सकते हैं। ग्रहों के द्वारा बीमारी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लग्न और लग्नेश का इंपॉर्टेंस क्या है बीमारी में या बीमारी की रिकवरी में, हर एक प्लैनेट का अपना अपना सिग्निफिकेंस देखेंगे मेडिकल पर्सपेक्टिव से। बेनिफिक प्लैनेट जैसे मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, क्रूएल प्लैनेट सूर्य और मंगल, मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न, राहु, केतु। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नॉट ओनली एक जातक के, हम बालारिष्ट योग को भी समझने की कोशिश करेंगे। बालारिष्ट योग यानी कि संतान के जन्म से लेकर 12 साल तक अगर कोई खराब योग है, कई बार होते हैं विद इन 12 ईयर्स संतान की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। ये जो 12 ईयर्स का जो सिस्टम है ना, जिसको हम बोलते हैं बाला अरिष्ट योग, बाल अरिष्ट योग भी बोल सकते हैं, बाल यानी कि ये वाले नहीं, बाल शिशु वाले, क्योंकि इसमें जो पहला 4 साल है वो माता के, दूसरे 4 साल है वो पिता के, और अंतिम जो 4 साल होते हैं वो जातक के खुद के कर्मों के द्वारा भी ऐसे योग हो बन सकते हैं, जहां पे अनटाइमली डेथ देखा जाए, बचपन में ही मृत्यु देखा जाए। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बालारिष्ट योग को समझेंगे, कौन कौन से कारण से बालारिष्ट योग बनता है, माता पिता की कुंडली के द्वारा भी बालारिष्ट योग बनता है, प्लस ये बालारिष्ट योग अगर बनता है तो कैंसलेशन भी होने के चांसेस है, तो वो भी समझेंगे। और इसके ऊपर हमारी केस स्टडीज भी रहेगी। केस स्टडीज आप ऐसे मान के चलो, हर एक बीमारी के लिए केस स्टडीज वी हैव टेकन। दूसरा तीसरा हम इसको बाद में इस कोर्स में हम देखेंगे, कंजेनाइटल बीमारी यानी कि बचपन से ही पैदा होते हुए जो बीमारी होती है वो। फिर जातक का हेल्थ अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके भी फैक्टर्स, इंडिकेशंस ओवरऑल कुंडली से देखेंगे। बीमार तो बात की बात है, क्या वो साउंड हेल्थ का होगा या अनसाउंड हेल्थ का होगा, इसको भी हम देखेंगे कुंडली में। मानसिक बीमारी, अब मानसिक बीमारी हम लोग क्या टैग लगा देते हैं, पागलपन नहीं। मानसिक बीमारी में हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन, ज्यादा गुस्सा आना भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, ज्यादा लेजी होना, आइडल रहना, वो भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, ज्यादा ही फोबिया होना, डिप्रेशन होना, उन्माद जैसी सिचुएशन भी मानसिक बीमारी है। हम लोग डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए कि मानसिक बीमारी हो गया या चंद्र पीड़ित हो गया तो आप ये पागलपन हो जाए या पागल हो जाएगा। मेरा राहु चंद्र साथ में है, वो भी 12वें में है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था, तो एक जन से ऐसे ही मैंने, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो मुझे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया तू पागल हो जाएगा एक दिन। अब ये पागलपन मेरे एस्ट्रोलॉजी के लिए है पैशन, तो ये पागलपन जीवन में नहीं है। हम लोग सीधा ना एक गलती कर देते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर भी, बस कुछ योग पढ़ लिया और बिना सोचे समझे शायद हमने अप्लाई कर दिया और किसी जिंदगी खराब कर दी।
अब कौन से एंगल से मैं पागल लग रहा हूं? मैं आज तक ढूंढ रहा हूं कारण, और मैं वेट कर रहा हूं मैं कब पागल बनूंगा। सो जस्ट भाई, हम अगर मानसिक बीमारी, अगर चंद्र पीड़ित हो गया, राहु के साथ हो गया, शनि के साथ हो गया, प्रॉब्लम है। बट वो मूड स्विंग से प्रॉब्लम हो सकते हैं, सैडनेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लोनलीनेस के प्रॉब्लम है। डायरेक्ट पागलपन पे मत जाओ। मैंने क्या कहा, अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो आप दुखी हो जाते हो, लेकिन हम बोलते क्या है, हम ये नहीं बोलते दुख हो गया, हम ये बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में आ गया। एग्जाम में मार्क्स कम आए तो बच्चा कहता है कि मैं डिप्रेशन में आ गया। वो एक्चुअल डिप्रेशन में नहीं है, हमने वर्ड इतना भारी यूज कर दिया, उसको डिप्रेशन में डाल। तो मेंटल इलनेस को भी हम कुंडली के द्वारा ये सारी बीमारी समझेंगे। ईएनटी इश्यूज, आई ईयर नोज, ईएनटी इश्यूज भी देखेंगे कब आ सकता है। ये डेफ एंड डम केसेस, जिसमें मैंने पूरा मेरा केस स्टडी किया है, जिसमें मैंने पूरा थीसिस लिखा हुआ है डेफ एंड डम केसेस के ऊपर, वो कब हो सकते हैं, बाय बर्थ या फिर बाय सम अदर कंडीशंस। कोई हो सकता है भाई जन्म से ही जन्मजात डेफ एंड डम हो, तो वो योग कौन से होंगे? दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज। अब ये दिल की बीमारी नॉट ओनली एक ही फैक्टर से हो सकता है, मानसिक तरीके से भी दिल की बीमारी हो सकती है। आएगा आएगा निखिल जी, यस, इनफर्टिलिटी भी है, डोंट वरी। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दोनों ही कॉम्बिनेशन, हाई एंड लो, अपेंडिक्स, अस्थमा। कोई जातक इंजरी को प्रोन टू है कि नहीं, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है। एक्सीडेंट होगा तो इंजरी हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, अंग भंग योग, ये इसको जिसको हम बोलते हैं। क्या वो इंजरी एकदम घातक हो सकती है, फेटल हो सकती है, इसको देखेंगे। निखिल जी, जो आपने कहा फर्टिलिटी, इंपोर्टेंसी, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इसमें, डोंट वरी। डेंटल डिजीज, दांत की बीमारी, हेयरफॉल, कफ पित्त वायु त्रिदोष के कारण कुछ बीमारी होने वाली बीमारी, लिवर डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स। पुरुष जातक में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, अगेन इंपोर्टेंसी के द्वारा जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम। स्त्री जातकों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, यूटेरस का प्रॉब्लम हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, स्किन के डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन्स, पैरालिसिस। वेट कर लो निखिल जी, कोर्स में आपको ये सारा चीज बता जाएगा जो आप बोल रहे हो अननोन ओरिजिन। डेफिनेटली इसका सोर्स आपको मिल जाएगा। कैंसर इन डिटेल, ये नॉर्मल सिर्फ कैंसर नहीं, ये कौन सा कैंसर है बॉस? लंग्स के कैंसर हैं, ब्लड कैंसर है, बोन मैरो का कैंसर है, ये सब कुछ हम देखेंगे। कैंसर को इन डिटेल हमने रखा हुआ है। कोर्स कैसे होगा, ये जूम पे लाइव होगा, डिटेल कोर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। व्हाट्सएप पे एक कंफर्म ग्रुप बनाया जाएगा, जहां पर आप अगर डिवाइन ग्रेस के आपने ऑलरेडी कोई कोर्स लिए है तो यू नो कि डिवाइन ग्रेस का फंक्शंस कैसे होता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे कंफर्म ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जहां पे व्हाट्सएप में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप, ये अभी जो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो बैच आएगा, दैट इज थर्ड बैच। जो पहला बैच था वो भी आज तक एक्टिव है। मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस होंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। कोर्स खत्म होने के बाद आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। प्लस यहां पर हम प्राची जी, हम लोग लिखना भूल गए, मैं भी आपको बताना भूल गया। प्लस अब जो मैंने अपने क्लासेस में शुरू कर दिया है, सुनीता जी नोज, एग्जाम भी लूंगा छोटी मोटी बीच में, यानी कि कुछ असाइनमेंट्स भी हम देंगे आपको, जो आपको क्लास के दौरान जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट, क्लास खत्म होने के बाद भी कुछ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट भी आपको करना है, बिकॉज मेन क्या है देखो, आप अगर अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो यूटिलाइज करना सीखो। जस्ट 15-20 दिन में कोर्स खत्म करना है, नहीं। दिस इज नॉट द स्टाइल ऑफ माई सेल्फ एंड डिवाइन ग्रेस ऑल्सो। हम एक्चुअली चाहते हैं, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट हमारा कोर्स करे, कोई भी कोर्स करे, वो एट द एंड ऑफ द कोर्स वो आगे जाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करे और प्रोफेशनली प्रैक्टिस करे। प्लस ये कोर्स के दौरान जैसे मैंने बोला, विद द कोर्स कंटेंट एक्सटेंसिव केस स्टडीज भी रहेंगी। विदाउट केस स्टडीज हम आगे नहीं जाएंगे। मैं जैसे कुछ बीमारी बता तो केस स्टडी भी हम लोग देंगे।
प्राची जी, ओवर टू यू, देन वी कैन टेक द डाउट्स। निखिल जी, इट्स माय जॉब सर। प्राची जी, जस्ट वन सेकेंड, प्राची जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, उसके लिए वेट करते हैं। प्राची जी, आप हो? कॉल कर लेता हूँ। जस्ट वेट सर, वन सेकेंड। Person you have called is speaking to some. तो अनलेस, जब तक प्राची जी ज्वाइन करते हैं, मैं आपको बता दूं। यस। हाँ, प्राची जी सो है। सब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है आपको भी सर। तो जैसे कि सर ने आप सभी को बताया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का फुल कोर्स 3 जनवरी से शुरू होगा। एंड दिस इज अ वीकेंड बैच, यानी कि सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी दोपहर में 3 बजे। टोटल बैच जो है वो 18 क्लासेस तक चलने वाला है, यानी कि 9 वीक्स तक आपकी ये क्लास चलेंगी, विच विल बी 1.5, सॉरी, विच विल बी 2 मंथ्स, ठीक है। तो इस कोर्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड 3100 का आप ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। दिस इज द ईयर एंड ऑफर। एंड रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है, 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आपको कंफर्म ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3100, लेकिन जैसे कि सर ने आपको कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन किया, इतना वास्ट कोर्स कंटेंट इसमें आपको कवर किया जाएगा। सारी क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के लिए प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड दीज आर सर्टिफाइड कोर्स। तो ये आपके पास इनके डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए जाएंगे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, इंडिविजुअल कुंडली के अलावा अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। और मैं ये आपको बता दूं, दिस इज द थर्ड बैच ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और आज भी हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पहले दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, आज भी एक्टिव है। एंड देर आर पीपल हु हैव गिवन फीडबैक्स। देखो, कोर्स खत्म होने के बाद आप सब बोलते हो सर बहुत अच्छा पढ़ा है, बट आज भी वो फीडबैक्स मिल रहे हैं। पीपल आर नाउ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनली, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेमेडीज भले नहीं लिखा हो, बट रेमेडीज भी हम देखेंगे, प्लानिटरी रेमेडीज भी देखेंगे। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। बेसिक नॉलेज जो इस कोर्स से रिलेटेड है, जैसे मैं हर कोर्स में बताता हूँ, बेसिक नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, हाउसेस, साइंस, ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो अगर आप एकदम बिगिनर है, ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, स्टिल यू कैन एनरोल इनटू दिस कोर्स। और जैसे कहा, पहले भी कहा, एक अच्छा ज्योतिष विदाउट नॉलेज ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो ज्योतिष अधूरा ज्योतिष रहेगा। यू कैन प्रैक्टिस दिस प्रोफेशनली। यस निखिल जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंबाइन कर सकते हो। हमारे पास तो दोनों ही कोर्स है, और मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। सिंस अभी न्यूमरोलॉजी का दूसरा बैच चल रहा है, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन आउट दिस बैच ऑल्सो साथ में। बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी को भी ब्लेंड करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा आपको। आई थिंक प्राची जी, हाँ हाँ, जी अर्चना जी बोलो। हाँ जी सर, नमस्कार। सर, एस्ट्रोलॉजी से जैसे आप सिखाओगे तो वो एस्ट्रोलॉजी केपी तो नहीं होगा ना हमारा? नो 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 नो, ये बेसिक वैदिक वाला, केपी नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सिखाओगे ना? बेसिक वैदिक है। जो बेसिक हम लोग देखेंगे, ग्रह क्या हाँ। है, कौन से बॉडी पार्ट्स पे रूल करते हैं, ग्रहों का तासीर क्या है, राशियों की तासीर क्या है, ये जो प्योर वैदिक के कंसेप्ट है, नो नो वैदिक केपी। एस्ट्रोलॉजी केपी से केपी जाएंगे पूरा हम लोग। अलग जाएगा। जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।
और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, प्लीज आस्क. As we can, I think we can end the session. Prachi ji, we can end the session. Yes, sir. Thank you very much. एनरोल करिए. अपना स्क्रीनशॉट प्लीज दिए गए नंबर पे 8130283244 पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें, सो दैट वी कैन ऐड. स्क्रीनशॉट प्लीज ऐड करें, प्लीज. कई बार ऐसा होता है आप पेमेंट कर देते हो, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, तो हो सकता है कंफर्म ग्रुप में ऐड करने रह जाए. सो प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल. ठीक है. सो लेट्स एंड द सेशन. थैंक यू वेरी मच. हरिओम टू ऑल. प्लीज टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, everybody, for joining in. Thank you so much, sir, for the wonderful session. And I hope you all are coming 7 p.m. in the BNN class as well. शाम को 7 बजे भृगु नंदी नाड़ी की क्लास है, तो वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां भी कवर किए जाएंगे. Till then, take care and see you in the class. Thank you, everyone. थैंक यू. हरिओम.